वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीपेट गर्ल। तो जीपेट एस्पिरेंट जीपेट 2026 का जो नोटिफिकेशन है ये आ चुका है कल। ये नोटिफिकेशन आ चुका है और ये सारे जीपेट एस्पिरेंट के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज बन गया है, क्योंकि इस बार जीपेट का जो डेट है वो मार्च में आया है। नॉर्मली ये जो एग्जाम है ये अप्रैल इन जनरल अप्रैल और मई में होता है, लेकिन इस बार इसका जो नोटिफिकेशन है वो जीपेट 7 मार्च को जीपैट होने वाला है 2026 में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जीपैट एग्जाम एंड कैसे हम लोग फॉर्म को फिल करेंगे और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, क्या पैटर्न रहेगा, कैसे एग्जाम होगा, ये सारे डिटेल्स हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं जो इसका इम्पोर्टेंट डेट है, कौन कौन सी डेट जो हम लोग को ध्यान में रखना है फॉर जीपैट एग्जाम। तो जीपैट एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोग का स्टार्ट होने वाला है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर शाम को 5 बजे से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आज से ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो याद रखना है कि 12 जनवरी 2026 जो है इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। तो जो भी एस्पिरेंट है वो इसके अंदर अपना फॉर्म को फिल कर दो, इसके बाद कोई भी जो डेट है वो फर्दर एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि फुल नोटिफिकेशन जो है एग्जाम का आ चुका है। इसमें एग्जाम डेट से लेके रिजल्ट डेट तक सब कुछ दिया है, तो कोई भी फर्दर इसका डेट जो है एक्सटेंड नहीं होगा। तो यही लास्ट डेट है हमारा 12 जनवरी 2026 का फॉर्म फिल का। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट। नेक्स्ट है हमारा एडिट विंडो। एडिट विंडो के लिए कौन कौन सी डेट रखा है? एडिट विंडो हमारा जो फर्स्ट एडिट विंडो है ये स्टार्ट होने वाला है 16 जनवरी। 16 जनवरी 2026 से इसका फर्स्ट एडिट विंडो स्टार्ट होने वाला है, जो चलेगा हमारा 19 जनवरी तक, ठीक है। जिसमें तुम कोई भी डिटेल्स जो है, जो पहले एडमिशन जो एप्लीकेशन के टाइम पे भरे थे, वही कोई भी डिटेल्स जो है तुम एडिट कर सकते हो, कुछ डिटेल्स को छोड़ के। जैसे तुम्हारा नेम हो गया, तुम्हारा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, जो सिटी तुम चूज करोगे टेस्ट के लिए, ये सब छोड़ के, जो मेन डिटेल्स है ये छोड़ के बाकी सारे डिटेल्स तुम इसमें एडिट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एडिट विंडो खुलेगा जो जिसका फोटो और सिग्नेचर कोई भी सही तरीका से अगर अपलोड नहीं होगा तो उसके लिए अलग से विंडो ओपन होगा, एडिट विंडो, जो हमारा 6 फरवरी से लेकर 9 फरवरी 2026 ये 3 दिन चलेगा, जिसमें तुम लोग को आप सही से अपना फोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड करना है। जिसका फर्स्ट एप्लीकेशन के टाइम पे अपलोड ठीक से नहीं होगा उसके लिए ये एडिट विंडो ओपन होगा। नेक्स्ट और एक फाइनल एडिट विंडो ओपन होगा लास्ट में जाके February 17 से लेके February 19 तक, ठीक है। ये लास्ट एडिट विंडो है, याद रखना। इसके बाद कोई भी एडिट विंडो, ये जो डेट दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले तुम कोई भी गलती करोगे तो इस एडिट विंडो में जाके उसको एडिट कर सकते हो, लेकिन इसके बाद कोई भी अगला एडिट विंडो ओपन नहीं होगा। तो ये हमारा लास्ट एडिट विंडो है। नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा जो डेट है वो है सिटी। सिटी का जो डेट दिया जाएगा, कौन सी सिटी में तुम्हारा एग्जाम सेंटर जो है रहेगा, वो डेट दिया जाएगा सिटी का। वो डेट दिया जाएगा तुम्हारा 24 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड इशू होने वाला है हमारा मार्च की 2 तारीख को। 2 मार्च को हमारा एडमिट कार्ड इशू होने वाला है। नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन डेट है वो तो पहले बताया कि 7 मार्च को हमारा एग्जाम होने जाने वाला है, और इसका रिजल्ट जो है वो 7 अप्रैल को दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये सारे डेट जो भी जीपैट एस्पिरेंट हो उसको अच्छे से याद रखना होगा कि कौन सी डेट जो है तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, और ये एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है जो एनबीएमएस की तरफ से दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एक एस्पिरेंट के लिए जानना चाहिए, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तो डेट हो गया, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इसका जो जीपैट, इसका क्या मिलेगा जीपैट को। देखो, इधर क्लियरली एनबीएमएस ने मेंशन किया है कि जीपैट जो है ये हमारा नेशनल लेवल एग्जाम है, और इसमें तुम्हारा स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द क्वालिफाइड कैंडिडेट हु आर एडमिशन इनटू द मास्टर ऑफ फार्मेसी। क्लियर? तो एम फार्म में तुम एडमिशन लोगे तभी तुम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगे, कि ठीक है। एम फार्म छोड़ के कोई अदर्स कोर्स में अगर एलिजिबल एडमिशन लोगे तो तुम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। ये एक चीज तुमको ध्यान में रखना होगा। अगर मान लो कोई अगर एमटेक में जाएगा तो वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये एनबीएमएस ने क्लियर बता दिया। और भी एक चीज बताया कि ये जो पूरा स्कॉलरशिप देने का जिम्मेदारी है
ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एनबीएमएस का नहीं है, ये टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगा हमारा पीसीआई के ऊपर। ठीक है, एनबीएमएस सिर्फ एग्जाम करवाएगा ठीक से, और उसका रिजल्ट तक उसका जिम्मेदारी है। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करना, स्कॉलरशिप देना, उसका अमाउंट जो स्कॉलरशिप अमाउंट डिस्बर्समेंट करना, ये सब जिम्मेदारी हमारा पीसीआई की तरफ जाएगा। ठीक है, ये क्लियरली नोटिस पे मेंशन कर दिया है एनबीएमएस ने। ठीक है, बहुत कुछ चीज वो मेंशन किया है एनबीएमएस जो अच्छा लगा है नोटिस देख के, ये सारे चीज एकदम से क्लियर कर दिया, किसी का कोई डाउट इसमें नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए है वो है एडी टू विंडो। ये एडी टू विंडो पहले बताया कि जो एडी टू विंडो ओपन होगा, एक फाइनल एडिट विंडो ओपन होगा, उसके बाद कोई एडिट विंडो ओपन नहीं होगा। ठीक है, और एडिट विंडो में कौन कौन सी चीज तुम एडिट कर पाओगे ये भी मैंने पहले बता दिया। ये चीज छोड़ के, ठीक है, जो एक्सेप्शन में लिखा है नेम, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, टेस्ट सिटी, ईमेल आईडी, ये सब छोड़ के तुम बाकी सारे चीज जो है ये एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट जो दिया गया है, फाइनल एडिट विंडो हो गया। नेक्स्ट इस नोटिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट इज थी हमारा जो एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस कितना रहेगा, तो एप्लीकेशन फीस थोड़ा इंक्रीज हो गया है जब से ये एनबीएमएस एग्जाम ले रहे हैं 2024 से। तो कोई भी स्टूडेंट जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है उसके लिए 3500 जो है एग्जामिनेशन फीस रहेगा, और को जो कैंडिडेट हमारा एचसी, एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी से है उसके लिए हमारा 2500 जो है एग्जामिनेशन फी रहने वाली है। ठीक है, जो इनको फॉर्म फिलअप के टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा, और इसका कोई रिफंड नहीं होगा। ये भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि ये जो फीस लेने वाला है इस फीस का कोई रिफंड नहीं होगा। चाहे तुम एग्जाम देने जाओ ना जाओ, तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी गलत इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट के वजह से अगर रिजेक्ट भी हो जाएगा, तब भी तुम्हारा ये जो एप्लीकेशन फीस है इसको रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तुम कभी भी इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हो कि मुझे इसका रिफंड जो है चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम फीस के लिए तुम कभी भी रिफंड तुम नहीं क्लेम कर सकते हो, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। नेक्स्ट देखना है कि हम लोग इसका सिलेबस क्या रखा है। इन लोग ने एक सिलेबस दिया है, ये तो सबको पता होता है, फिर भी इन लोग ने एक सिलेबस रखा है। सिलेबस तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले एलिजिबिलिटी है, ये भी देख लो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से, कौन कौन इस जीपैट एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल है। तो इसके लिए मेन जो है वो तो हमारा स्टूडेंट को बैचलर इन फार्मेसी होना चाहिए, और फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर बोथ ईयर की स्टूडेंट जो है इसमें एलिजिबल होता है। इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि फोर्थ ईयर स्टूडेंट और थर्ड ईयर स्टूडेंट बोथ आर एलिजिबल फॉर द फोर्थ ईयर of the Bachelor of Pharmacy and pre-final year, and the pre-final year is also mentioned in this notice. The pre-final year student are also eligible for the exam. Okay, मतलब थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर बोथ ईयर का स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस जीपैट 2026। चाहे तुम फोर्थ ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, तुम्हारा रैंक जो है वो वैलिड होगा। ठीक है, जो थर्ड ईयर में है वो अगर 27-28 एकेडमिक सेशन में एडमिशन लेगा इन्फॉर्म कोर्स में, तो वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगा। ये क्लियरली मेंशन कर दिया है। ठीक है, बोथ ईयर की स्टूडेंट आर एलिजिबल होता है एग्जाम के लिए, उसका रैंक का वैलिडिटी दिया जाएगा 3 साल के लिए। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, जो भी तुम जो थर्ड ईयर में हो, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट थर्ड ईयर में हो और वो जीपैट इस बार क्वालिफाई किए हो मतलब 2026 में, तो उसका रैंक का वैलिडिटी 3 ईयर्स ही होगा। ऐसा नहीं है कि उसका रैंक का वैलिडिटी 4 ईयर दिया जाएगा, तो उसको 3 ईयर से मिलेगा अपने एमफार्म कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट ये मेंशन कर दिया कि कोई भी बी फार्म छोड़ के बीई और बीटेक, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट जो होता है वो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में अगर उसका बीटेक डिग्री है, ठीक है, बीटेक अगर डिग्री है या बीई है, तो वो जीपेट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। क्लियरली मेंशन किया है कि कोई भी फार्मेसी या दूसरा केमिकल टेक्नोलॉजी से अगर बीटेक करेगा तो वो ये एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ओनली फॉर बैचलर इन फार्मेसी स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। क्लियर है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट इस नोटिस में हम लोग को ने रखा है, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी हो गया। नेक्स्ट रखा है कि सिलेबस जो इम्पोर्टेंट है बहुत, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता भी है कि सिलेबस क्या होता है जीपैट का। जीपैट का जो सिलेबस होता है इसमें से हमारा मेन जो है 4 सब्जेक्ट होता है, और एक पार्ट पोर्शन रहता है जिसमें हमारा आदर्श माइनर सब्जेक्ट रहता है। तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। ओके, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड इससे रिलेटेड सब्जेक्ट जितने भी है, जैसे तुम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से मान के चलो कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इसके अंदर कौन कौन आएगा, इसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक आएगा, इनऑर्गेनिक आएगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आएगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री आएगा। ये सारे
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का अंदर आता है और इसमें से हमारा क्वेश्चन रहेगा 38। ओके, टोटल में 38 क्वेश्चन इसमें से रहेगा और टोटल मार्क्स रहेगा हमारा 152। एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट फार्मास्यूटिक्स से हमारा 38 क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट फार्माकोग्नोसी से रहेगा एंड रिलेटेड, फार्माकोग्नोसी एंड रिलेटेड सब्जेक्ट से हमारा 10 क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है हमारा फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड रिलेटेड सब्जेक्ट से हमारा 28 क्वेश्चन रहेगा और अदर सब्जेक्ट से हमारा 11 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन नंबर जो है, ये पैटर्न बहुत दिन से चल रहा है कि 125 जो है ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है और हमारा मार्क्स जो है वो 500 होने वाला है टोटल में। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, अगर सही आंसर करोगे तो 4 मार्क्स मिलेगा और गलत आंसर करोगे तो -1 मिलेगा, नेगेटिव। क्लियर है? ये सिलेबस है जीपैट का। ये सिलेबस बहुत दिन से चल रहा है और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है लिखा गया है, देखो टोटल में 125 एमसीक्यू हमारा रहेगा। टोटल में 125 एमसीक्यू रहेगा, एक एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा तो टोटल में हमारा 500 हो गया। और ये जो 125 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 125 क्वेश्चन हमारा डिवाइड रहेगा कितने, 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। ठीक है, हर एक सेक्शन में हमारा 25 करके क्वेश्चन रहेगा और हर एक सेक्शन के लिए हमारा कितने, जो टोटल में टाइम है 3 आवर्स, इस टाइम को डिवाइड कर दिया जाएगा 36 मिनट करके। ठीक है, जो आगे उन लोग ने मेंशन किया है, टोटल टाइम है हमारा 180 मिनट्स या फिर 3 आवर्स। करेक्ट आंसर के लिए तुम लोग को 4 मार्क्स मिलेगा और इनकरेक्ट के लिए 1 जो है नेगेटिव पे जाएगा और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स मिलेगा तुमको। नेक्स्ट देखो इधर मेंशन किया है कि टोटल में 25 क्वेश्चन ईच सेक्शन में रहेगा और ईच सेक्शन को 36 मिनट जो है टाइम दिया जाएगा और टोटल में 5 सेक्शन रहेगा। ठीक है, ए बी सी डी ई करके, ए बी सी डी करके 5 सेक्शन रहेगा और एक सेक्शन में जब 25 क्वेश्चन ओपन होगा तो उसी टाइम के अंदर 36 मिनट के अंदर तुमको सारे क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। फिर वो सेक्शन जब बंद हो जाएगा तुम कभी भी उसको रिवर्स नहीं कर पाओगे, ऑटोमेटिकली वो सेकंड सेक्शन में जो है कन्वर्ट ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वापस तुम ए सेक्शन में नहीं आ पाओगे। तो 36 मिनट्स के अंदर ही तुमको सारे 25 क्वेश्चन का आंसर जो है करना है। ठीक है, लास्ट 2 साल से यही पैटर्न चल रहा है, 2024 से ये सेक्शन बाउंड जो पैटर्न है ये चल रहा है। नेक्स्ट जो है, इन्होंने अपना जो एग्जाम एग्जाम टाइम भी एकदम नोटिस में मेंशन कर दिया है। ठीक है, एकदम एग्जाम का जो टाइम रखा है, एग्जाम का टाइम कितने बजे रखा है, एग्जाम का टाइम रखा है हमारा सुबह 9 बजे से। ठीक है, एग्जाम का टाइम, जो एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम, ठीक है, एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम सुबह 9 बजे से रखा है, 9 से 12 बजे तक, 9 से 12 बजे तक टाइम रखा है। जो कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर में एंट्री टाइम रखा है, एंट्री टाइम रखा है सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। ठीक है, एकदम मॉर्निंग में। फिर एग्जाम जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 9 बजे से 12 बजे तक, ये तुम्हारा एग्जाम टाइम है 9 AM टू, एकदम से याद रखना कि 9 AM टू 12 PM। ओके, 9 AM टू 12 PM हमारा एग्जाम टाइमिंग है। 3 आवर्स एग्जाम चलेगा और ये एक ही शिफ्ट में होगा। ठीक है, याद रखना कि 1 शिफ्ट में ही एग्जाम जो है होने वाला है। ठीक है, एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा। एग्जाम टाइम भी दे दिया नोटिस में। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, सिटी कौन कौन सा सिटी तुम लोग चूज कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंट कैंडिडेट अलग अलग स्टेट से जो है इस एग्जाम पे अपेयर होगा। ये देख लो कि कौन कौन सी आईडी तुम साथ में लेके जा सकते हो। ये कोई भी एक आईडी तुमको एप्लीकेशन के टाइम पे भी ये आईडी तुमको देना पड़ेगा, इस आईडी का नंबर, और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन तुमको ये आईडी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम गवर्नमेंट इशू जो आधार कार्ड है ये लेके जा सकते हो, तुम पैन कार्ड ले सकते हो, वोटर कार्ड ले सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, पासपोर्ट ले सकते हो। ठीक है, कोई भी जो तुम्हारा फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसमें तुम्हारा फोटो रहता है, वो आइडेंटिटी कार्ड तुम एप्लीकेशन के टाइम पे भी तुमको देना पड़ेगा और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन तुमको वही आइडेंटिटी कार्ड जो है लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है इसका सिटी, कौन कौन सी सिटी में हम लोग का एग्जाम देने वाला है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है देखो सिटी, ये जितने भी सिटी का नाम लिखा है इसमें से ही तुमको तुम्हारा जो एग्जामिनेशन सिटी है वो आएगा। अब तुम जिस स्टेट को सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से तुम्हारा जो है सिटी इधर देख सकते हो। एक एक स्टेट का नाम लिखा है और उस स्टेट में कितने सारे सिटी जो है जिसमें सेंटर हो सकता है, ये सारे नाम लिखा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हर एक स्टेट का कितने सारे सिटी में
जो सेंटर हो सकता है, ये सारे लिखा है। तो तुम अपना पहले स्टेट सिलेक्ट करना, फिर स्टेट के बाद जो सेंटर है इसका भी नाम आएगा, सिटी का भी। जिस सिटी को प्रेफरेंस में दोगे मैक्सिमम चांसेस है कि उसी सिटी में दिया जाएगा, ठीक है। हमारा जैसे वेस्ट बंगाल में अगर देखा जाएगा तो वेस्ट बंगाल में टोटल हमारा आसनसोल है, बर्धमान है, कल्याणी है, कोलकाता है, मिदनापुर है और सिलीगुड़ी है। तो इतने सारे सिटी में सेंटर तुम्हारा होगा वेस्ट बंगाल में। तो जो भी स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से हो तो तुम इसमें से कोई भी एक सिटी को चूज कर सकते हो ड्यूरिंग द फॉर्म फिलअप। क्लियर है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है नेक्स्ट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ड्यूरिंग जब तुम्हारा एडिट विंडो ओपन होगा, ठीक है, जब एडिट विंडो ओपन होगा तो एडिट विंडो ओपनिंग के टाइम पे एक चीज तुमको याद रखना है कि तुम जो कैटेगरी है, ठीक है, तुम्हारा जो कैटेगरी है, कैटेगरी बोले तो अगर कि तुम अनरिजर्व से हो या फिर ओबीसी से हो या फिर एससी या फिर एसटी या पीडब्ल्यू कोई भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो, ठीक है, तो ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप तुमको फर्स्ट जब एप्लीकेशन करोगे तभी तुमको सही कैटेगरी चूज करना है। एडिट विंडो के टाइम पे तुम चूज कर सकते हो, ठीक है। एडिट विंडो जब फर्स्ट एडिट विंडो ओपन होगा उसमें तुम चूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा शायद, जब दोबारा तुम एडिट करोगे। अगर कैटेगरी तुम एडिट कर रहे हो तो एडिट कर सकते हो, लेकिन तुमको हो सकता है कि दोबारा पेमेंट का ऑप्शन वो लोग दिया जाएगा, ऐसे ही नोटिस पे लिखा है, ठीक है। डिफरेंस फी टू एनबीएमएस, ठीक है। तुमको अलग से जब कैटेगरी अगर चेंज करोगे एडिट विंडो के टाइम पे तो तुमको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान पे रखना कि एग्जामिनेशन फी बहुत है, 3500 है, तो ये दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो कैटेगरी सही से चूज करना जब पहली बार एप्लीकेशन फॉर्म को भरोगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है तुम्हारा, नेक्स्ट दिया गया है तुम्हारा, नेक्स्ट तुम्हारा आंसर की के बारे में बताया गया है नोटिस में कि आंसर की कब रिलीज होगा। आंसर की तुम्हारा ओनली फॉर 3 डेज, ठीक है, ये याद रखना कि आंसर की जो है 3 डेज के लिए विजिबल होगा, ठीक है, आफ्टर एग्जामिनेशन। आफ्टर एग्जामिनेशन इसके लिए दोबारा नोटिस आएगा शायद, ये एग्जामिनेशन के बाद ये 3 डेज के लिए तुम्हारा आंसर की जो है उसका वेबसाइट में, एनबीएमएस का जो वेबसाइट है वेबसाइट में दिखेगा। और ये 3 दिन के अंदर तुमको अपना आंसर शीट जो है, आंसर शीट खुद का रिस्पॉन्स शीट और जो उन लोग से प्रोवाइड होगा आंसर की, दोनों ही डाउनलोड करके तुम मैच करवा सकते हो कि कितने मार्क्स तुम्हारा आ रहा है। और ये याद रखना कि ये ओनली 3 दिन के लिए ही जो है विजिबल होगा, ओनली 3 डेज के लिए विजिबल होगा। तो तुमको इसके अंदर ही चेंज करना है, 3 दिन के बाद उसका आंसर की और तुम्हारा रिस्पॉन्स दोनों ही वो लोग अपने वेबसाइट से हटा लेगा, ठीक है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो इसी टाइम पे उन लोग चैलेंज के भी लिए टाइम देगा, तो विथ प्रॉपर रेफरेंस तुमको उस क्वेश्चन में चैलेंज करना है। उसके लिए तुमको अलग से फीस भी पेमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन लोग ने क्या डिसाइड, उनको क्वेश्चन को दोबारा इवैल्यूएशन करेगा उन लोग, फिर उस हिसाब से उन लोग डिसीजन लेगा। लेकिन उन लोग जो डिसीजन इवैल्यूएशन के बाद लेगा उसको तुम दोबारा चैलेंज नहीं कर पाओगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि क्या डिसीजन वो लोग ले रहे हैं क्वेश्चन के आंसर के बारे में, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिगार्डिंग चैलेंज आंसर की लिखा है नोटिस पे। नेक्स्ट तुम लोग देख सकते हो, इसमें कोई तुम्हारा स्टेट वाइज या फिर कैटेगरी वाइज कोई भी मेरिट लिस्ट तुमको प्रोवाइड नहीं कर दिया जाएगा, ठीक है। ओनली एक जनरल मेरिट लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स, ठीक है। कोई भी तुमको स्टेट वाइज या फिर कैटेगरी वाइज जो मेरिट लिस्ट अलग से प्रोवाइड नहीं करेगा। उन लोग एक ही जो है पीडीएफ निकालेगा, रिलीज करेगा ड्यूरिंग द रिजल्ट। उसमें सारे स्टूडेंट का रैंक लिखा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट। क्लियर है। और इसके थ्रू तुम एमफार्म में भी एडमिशन ले सकते हो, पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा ये रैंक जो है ये ओनली 3 इयर्स के लिए वैलिडेट होगा, ठीक है। विद इन 3 इयर्स तुमको एडमिशन लेना है, ठीक है, तभी तुम जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो गए। और स्कॉलरशिप ओनली फॉर एम फार्म दिया जाएगा, ठीक है, पीएचडी के में स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड होगा। ओनली फॉर एम फार्म तुम्हारा जो जीपैड में स्कॉलरशिप होता है, ठीक है, ये स्कॉलरशिप अमाउंट जो है, जो 12,400 जो मिलता है पर मंथ, ठीक है, ये ओनली फॉर क्या, एम फार्म दिया जाएगा। तुम पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो थ्रू जीपैड, बट उसमें तुमको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है
नेक्स्ट इन लोग ने एक कट ऑफ मार्क्स रखा है, ठीक है, जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस सारे कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स रखा है, लेकिन ये देख के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करेगा तुम्हारे एग्जाम के ऊपर कि एग्जाम कैसे होगा, उस हिसाब से तुम्हारा कट ऑफ जो है उस टाइम पे डिसाइड होगा, ये हम लोग को रिजल्ट में ही पता चलेगा, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन जो मैंने बताया रिगार्डिंग जीपैट एग्जाम, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंफॉर्मेशन तुमको याद रखना है ड्यूरिंग द फॉर्म फिलअप, ठीक है। अब देखने चलो कि फॉर्म फिलअप हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। हम स्टेप वाइज दिखाता है कि ये जीपैट का जो फॉर्म फिलअप है, इस फॉर्म फिलअप को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्टली हम लोग को ओपन करना है, गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, फिर इधर सर्च करना है हमारा एनबीईएमएस, ओके। फिर जो ये पहला वाला एनबीएमएस का वेबसाइट जो है, मेन वेबसाइट में जाना है एनबीएमएस का। वेबसाइट में जाने के बाद जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, एग्जामिनेशन में क्लिक करना है। एग्जामिनेशन के क्लिक करने के बाद देखो एकदम लास्ट में लिखा है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके। जीपैट में क्लिक करना है। फिर ये देखो 2024 से ये एग्जाम ले रहा है, 24, 25 अब 26, ओके। तो 26 में ये जो एप्लीकेशन लिंक है, ठीक है, ये एप्लीकेशन लिंक में तुमको क्लिक करना है, ठीक है। इससे पहले तुम इधर इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन में कैसे खुद का इमेज को जो है अपलोड करना है ये देख सकते हो, ठीक है। ये पहले देख लेना कि इमेज, इसमें दो इमेज तुमको अपलोड करना पड़ेगा, एक तो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना पड़ेगा, और दूसरा एक है जो तुमको एक लाइव फोटो इसमें कैप्चर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी अगर तुम डेस्कटॉप से ये फॉर्म फिल कर रहे हो, तो याद रखना है कि डेस्कटॉप में ऑब्वियसली तुम्हारा जो वेब कैम है वो प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो ये लाइव फोटो नहीं हो पाएगा। आइदर तुम लैपटॉप से किया करो, नहीं तो डेस्कटॉप के साथ ऑब्वियसली वेब कैम तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। लाइव फोटो इसमें खींचना पड़ेगा, और जो तुम फोटो अपलोड करोगे, ठीक है, वो जो अपलोडेड फोटो होगा उसका सैंपल ये लोग ने दिया होगा ऐसे, इस तरीके से तुम्हारा जो फोटो है वो होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से फोटो होगा तभी तुम्हारा जो है एक्सेप्टेड होगा। जो पीछे का बैकग्राउंड है वो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। और एकदम फेस सामने की तरफ से दिखाओगे। जो भी तुम लोग सनग्लास यूज करते हो, ठीक है, जो भी तुम लोग पावर चश्मा यूज कर सकते हो उसको निकाल के फोटो खींचना, ठीक है। क्योंकि जब तुम एग्जाम देने जाओगे दोबारा एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा, और तब अगर ये अपलोडेड फोटो के साथ तुम्हारा फोटो को स्कैन करा के एकदम वेरीफाई किया जाएगा, मैच करवाया जाएगा, उसमें से मिनिमम 92% के ऊपर तुम्हारा फोटो जो है मैच होना चाहिए अपलोड के साथ, जो तुम लाइव फोटो तुम्हारा खींचा जाएगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल। तो ये दोनों अगर मैच नहीं होगा तो तुमको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो अपलोडेड फोटो हमेशा क्या करना है, रिसेंट फोटो अपलोड करना है, रिसेंट 3 मंथ्स के अंदर जो फोटो खींचा हुआ है वो अपलोड करना है। और कोई भी अगर चश्मा यूज करते हो तो उसको निकाल के फोटो जो है लाइव फोटो या अपलोडेड फोटो जो है करना है। क्योंकि और जब तुम जाओगे उधर एग्जाम देने के टाइम पे, तब भी तुम्हारा जो पावर चश्मा है उसको निकाल के ही फोटो खींचना, तभी तुम्हारा अच्छे से तुम्हारा मैच हो जाएगा। नहीं तो इधर से तुम अगर चश्मा लगा के करोगे उधर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तुम्हारा फोटो मैच नहीं होगा इजिली। तो ये सैंपल देखो, ये फोटो दे, ऐसे चश्मा वाला फोटो भी ये लोग एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन तब प्रॉब्लम हो सकता है जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, ठीक है। तो फोटो ये जो चश्मा है ये नहीं रखना जो है सही होगा मेरे हिसाब से। फिर इसके साथ तुमको सिग्नेचर इधर अपलोड करना है। सिग्नेचर का भी ये लोग ने सैंपल दिया है, एक बॉक्स के अंदर तुमको सिग्नेचर करना पड़ेगा। उस बॉक्स का साइज कितना होगा वो भी मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, वो मैंने बताती हूँ लास्ट में। और तुमको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी इधर अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। ये देखो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो भी अपलोड करना पड़ता है, और इसका साइज जो है वो प्रॉपरली मेंशन किया गया है, तो वही साइज तुमको जो है अपलोड करना पड़ेगा। क्लियर है। चलो हम लोग देख लेते हैं कि इसका फॉर्म फिलअप को कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग को क्लिक करना है कहाँ पे, जो इधर से एप्लीकेशन लिंक है, ओके। क्लिक ऑन दिस एप्लीकेशन लिंक। देन अगर तुम पहले टाइम इधर रजिस्टर कर रहे हो तो क्लिक टू रजिस्टर, ओके। क्लिक यार रजिस्टर में क्लिक कर दियो। फिर थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लोडिंग होगा। फिर आई एम एन एप्लीकेंट इसमें क्लिक करना है, ठीक है। आई एम एन एप्लीकेंट, आई एम नॉट द एप्लीकेंट इफ यू, मतलब अगर तुम एजेंट की तरफ से करना चाहोगे तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आई एम एन एप्लीकेंट में ही क्लिक करना है। नेक्स्ट सबमिट करना है। फिर ये क्लोज करना है, इसको एग्री करना है, बस। फिर तुम्हारे पास सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा,
क्लियर है? जहाँ पे तुमको पहले अपना नाम लिखना पड़ेगा, फिर इधर भी तुमको कन्फर्म जो है कैंडिडेट नेम देना पड़ेगा, फिर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है, फिर इसमें तुम्हारा मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, जेंडर है, नेशनैलिटी है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहो तो दे सकते हो, ना चाहो तो नहीं दे सकते हो। इधर री एंटर ईमेल आईडी। ये देने के बाद जनरेट ओटीपी करना है, फिर तुम्हारा मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, एक तुम्हारा ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को देकर जब भी सबमिट करोगे फिर तुम्हारा लॉगिन पेज आ जाएगा और तुम्हारा जो यूजर आईडी पासवर्ड होगा, ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो तुम्हारा रजिस्टर मेल आईडी जो तुम इधर यूज कर रहे हो उसमें भेज दिया जाएगा, ठीक है। फर्दर अगर जब भी तुम लॉगिन करने जाओगे तो तुमको उस यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करके लॉगिन करना है। क्लियर है? तो देखो मेरा पहले से ये रजिस्टर हुआ है तो मैं एकदम से डायरेक्टली तुमको लॉगिन वाले पेज पे लेके जाती हूँ। क्लियर? तो देखो मेरा वो सीजन जो है एक्सपायर हो गया था इसलिए मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो पहले तुम शायद माइक म्यूट हो गया जिसकी वजह से साउंड नहीं गया है, तो और एक बार अच्छे से बोल रहा हूँ सुन लो कि तुमको कैंडिडेट नेम ये सब पहले से प्रीवियस पेज में तुम फिल करोगे उधर से आ जाएगा, इधर से तुमको फादर्स नेम मदर्स नेम फिल करना है, तो अपना कैटेगरी जो है फिल करना है, तुम जनरल से हो ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए तभी ओबीसी करना, ठीक है। और एससी एसटी अगर कोई हो गए तो उस हिसाब से तुम लोग अपना कैटेगरी चूज करना। फिर इधर से तुम अपना जो मोबाइल नंबर हो गया, तुम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हो कि नहीं ये फिल कर देना, ईमेल आईडी ऑलरेडी तुम्हारा उधर से आ जाएगा। नेक्स्ट जो आएगा आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है। तुम कोई भी इधर से अपना जो है गवर्नमेंट आधार कार्ड तुम्हारे पास है कि नहीं है, अगर है तो यस करना और आधार कार्ड का नंबर जो है तुमको इधर एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने एंटर कर दिया। नेक्स्ट जो है तुमको तुम्हारे पास वोटर आईडी कार्ड है क्या, पैन कार्ड है क्या, ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, ये सब बारे में पूछेगा। अगर है तो यस करना, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। यस करोगे तो अपना जो कार्ड का नंबर है वो तुमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो तुम्हारा फेस पे प्रेजेंट है वो देना पड़ेगा, और दूसरा एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो तुम्हारा बॉडी पे कहीं पे भी प्रेजेंट होगा जो बाई बर्थ है वो तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट तुमको नेक्स्ट में क्लिक करना है, ठीक है। ओके, तो हो सकता है मेरा नंबर पे गलत हुआ है, चलो मैं एक बार दोबारा दे देता हूँ। 7 नेक्स्ट करना है। देखो हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गया है। नेक्स्ट पेज में तुमको क्या देना है, नेक्स्ट पेज में तुमको जो है अपना एड्रेस डिटेल्स जो है टोटली फिल करना है, ठीक है। एक तुम्हारा जो है प्रेजेंट एड्रेस होगा, एक परमानेंट एड्रेस हो गया। तो प्रेजेंट एड्रेस देखो मैं ऑलरेडी मेरा एड्रेस जो है इसमें फिल करके रखा हूँ। पहले इसमें तुम अपना सिटी का नाम दो, फिर इधर कंट्री का नाम जो है सिलेक्ट करो, फिर स्टेट का नाम,
स्टेट का नाम सिलेक्ट करते हो, जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया है, मेरा वेस्ट बंगाल है। फिर तुम डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करो, फिर जो है अपना पिन कोड जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर तुम्हारा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो डायरेक्टली येस में क्लिक करना है, ये सेम एड्रेस जो है इधर कॉपी हो जाएगा। क्लियर है? और अगर डिफरेंट है तो तुम डिफरेंट दे सकते हो, दे के आगे जो है सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है, ठीक है। डाटा सेव सक्सेसफुली दिखा दिया, फिर नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। फिर जो है तुम्हारा नेक्स्ट पेज, देखो ये जो मैं ऑलरेडी फिल करके रखा हूँ, तो तुमको पहले क्या है अपना 10th का जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है, फिर 12 का देना है, फिर तुम्हारा बैचलर ऑफ फार्मेसी का देना है। तो मेरा ये ऑलरेडी फिल है, तो फर्स्टली तुमको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट तुम अपना जो है बोर्ड सिलेक्ट करना है इधर से, ठीक है, कि कौन सी बोर्ड में तुम 10th का एग्जाम दिए थे, ठीक है। तो मेरा ये बोर्ड था वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। फिर जो है तुम्हारा मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी ईयर में तुम जो है अपना 10th का एग्जाम दिए थे, ठीक है, डेट सिलेक्ट कर देना। फिर मैक्सिमम मार्क्स दे देना, ऑब्टेन मार्क्स, एंड देन इधर से तुम्हारा परसेंटेज जो है आ जाएगा। नेक्स्ट तुम 12th का एग्जाम देना है, 12th का एग्जाम सेम ऐसे ही देना है, तुम्हारा स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर नेम सिलेक्ट करना है बोर्ड का, फिर तुम्हारा पासिंग ईयर दे देना है, फिर तुमको कितना मार्क्स मिला था वो दे देना है। नेक्स्ट तुम्हारा जो है बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये बैचलर ऑफ फार्मेसी वाला पार्ट जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से फिल करना है। जैसे तुम देख लो, पहले तुमको देना है कि एनरोलमेंट आईडी इशू बाय द यूनिवर्सिटी। इसमें तुम लोग क्या प्रोवाइड करोगे, इसमें तुम लोग यूनिवर्सिटी के तरफ से जो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर तुम लोग को प्रोवाइड किया गया है, तुम जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ठीक है, याद रखना कि कॉलेज नहीं है, कोई भी कॉलेज में तुम्हारा क्लास के जो रोल नंबर है वो कभी भी इधर यूज मत करना है, ठीक है। कॉलेज से जो रोल नंबर प्रोवाइड होगा वो नहीं है, जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर तुमको प्रोवाइड किया गया है वही इधर आईडी में देना है। क्लियर है? फिर स्टूडेंट आईडी इशू में पीसीआई ये मैंडेटरी नहीं है, तो देने का जरूरत नहीं है। फिर कंट्री सिलेक्ट कर देना इंडिया, फिर अपना स्टेट सिलेक्ट कर देना, फिर अपना जो कॉलेज नेम है वो सिलेक्ट कर देना कि तुम्हारा कौन सा कॉलेज है। इसमें क्लिक करना, देखना सारे नाम जो है तुम्हारा आ जाएगा स्टेट के हिसाब से, कि उस स्टेट में जितना कॉलेज है सारे नाम तुम्हारा आ जाएगा। फिर अपना जो है सिटी इधर से सिलेक्ट कर देना, कोई भी सिटी सिलेक्ट कर दो जिस सिटी में तुम्हारा यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस सिटी जो है तुम सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे इधर मेरा ये तुम कोलकाता सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा तो इसमें क्लिक करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। सिटी एक एक करके इधर से देख के सर्च करना, आ जाएगा, मैक्सिमम सिटी जो है आ जाएगा। अगर तुमको नहीं आ रहा है तो उसके आसपास जो बड़ा सिटी होगा उसका नाम दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुम्हारा मंथ एंड ईयर ऑफ एडमिशन, जो जिस कौन सी ईयर में तुमने एडमिशन लिया था, बी फॉर्म एडमिशन कौन सी ईयर में लिया था, इधर मैं एक ऐसे कॉमनली दे के रखा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट तुमको इधर लिखना है कि तुम क्वालिफाइड बी फॉर्म स्टूडेंट हो, परस्यूइंग बी फॉर्म स्टूडेंट हो और थर्ड ईयर में हो, ये अच्छे से फिल करना है, ठीक है। अगर तुम क्वालिफाइड हो गए तो देखो इधर तुमको टोटल क्या देना है, टोटल अपना 4 ईयर का जो फोर्थ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का सीजीपीए जो है, चाहे सीजीपीए हो या परसेंटेज हो, अपलोड करना पड़ेगा। अगर तुम परस्यूइंग करोगे फोर्थ ईयर तो फिर तुमको लास्ट 3 ईयर का देना पड़ेगा, और अगर थर्ड ईयर करोगे तो लास्ट 2 ईयर का तुमको जो है इधर, जब भी तुम सीजीपीए में क्लिक करोगे तो 2 ईयर के लिए ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मार्क्स तुम्हें इधर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और इधर जो लिखा है कि मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, पासिंग का कौन सा मंथ ईयर लिखोगे, जिस डेट में तुम्हारा रिजल्ट जो है पब्लिश हुआ था। मान लो कि तुम अभी थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, तो तुम्हारा जो सेकेंड ईयर का लास्ट सेमिस्टर था, मतलब फोर्थ सेमिस्टर है, तो वो रिजल्ट जिस दिन पब्लिश हुआ था वो डेट तुम लोग इधर दोगे। और अगर फोर्थ ईयर हो तो तुम्हारा थर्ड ईयर का लास्ट रिजल्ट, मतलब सिक्स सेमिस्टर का रिजल्ट जिस दिन आउट हुआ था, उस जो डेट था, उस जो मतलब मार्कशीट में जो डेट है वो डेट तुमको इधर देना पड़ेगा, ठीक है। सही से डेट इधर देना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके तुमको मार्कशीट अपलोड भी करना है, तो उस डेट के साथ मैच होना चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में या इंफॉर्मेशन में मिसमैच नहीं होना चाहिए, फिर तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। फिर इधर जो पूछा गया है कि तुमको रस्टिकेट किया गया था कॉलेज से, या फिर तुम कोई अनफेयर काम किए हो, या फिर तुम अपेयरिंग इन, ये सब में नो कर देना है। फिर तुम्हारा अपेयरिंग इन जीफेट 2026 के लिए तुम बैंडेड हो डिबैड हो, इसमें नो कर देना है। और अगर तुम 25 में दिए हो जीपैट तो यस करना, नहीं दिए हो तो सीधा नो कर देना है, ठीक है। क्लियर है? तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो तुमको इधर फिल कर देना है। फिल करने के बाद तुमको क्या है, सेवन नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो मैं अभी तक फिल नहीं किया हूँ, इसीलिए मेरा सेवन नेक्स्ट नहीं हो रहा है। तो सेवन नेक्स्ट करने के बाद जो एजुकेशन डिटेल्स देने के बाद हम लोग इस पेज में आ जाएंगे कि तुमको टेस्ट का जो है सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तुम अपना स्टेट सिलेक्ट कर दो कि कौन सी स्टेट में जो है तुम एग्जाम देना चाह रहे हो, ठीक है। ये तुम्हारा एड्रेस नहीं पूछा जा रहा है कि तुम कौन सी स्टेट में देना चाह रहे हो। अगर कोई घर इस स्टेट में है, तुम अगर बाहर किसी दूसरे स्टेट में हो तो उसी स्टेट को सिलेक्ट करना, ठीक है।
कि जिस स्टेट में तुम एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, ठीक है? फिर तुमने स्टेट सिलेक्ट कर दिया, फिर इसके बाद जो है तुमको 7 नेक्स्ट करना है। प्लीज़ सिलेक्ट सिटी, ओके, सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिटी का तो ऑप्शन ये लोग नहीं दे रहा है। अच्छा, इधर सिटी का भी ऑप्शन शायद आएगा, इसमें लोडिंग नहीं हो रहा है इसीलिए शायद नहीं आएगा। 1 मिनट वेट करो, आ जाएगा। देखो इसमें सिटी का जो ऑप्शन है वो आ गया है, ठीक है? इसमें साइट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम थी इसलिए शायद नहीं आ रहा है। तो पहले तुमको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने स्टेट सिलेक्ट कर दिया अपना वेस्ट बंगाल, फिर स्टेट सिलेक्ट करने के बाद तुम्हारा इधर सिटी का ऑप्शन जो है आ जाएगा, ठीक है? कितना सिटी जो है अवेलेबल है टेस्ट सेंटर के लिए जहाँ पे जाके तुम टेस्ट दे सकते हो, ठीक है? तो वेस्ट बंगाल में इतना सिटी हमारा अवेलेबल है, इसमें से किसी एक सिटी को तुम जो है तुम चूज़ कर सकते हो, ठीक है? जो सिटी में चूज़ करोगे मैक्सिमम चांसेस है कि उसी सिटी में तुमको दिया जाएगा। उसी सिटी में अगर नहीं भी होगा तो उसके पास वाला जो सिटी है उसमें दे दिया जाएगा तुमको, ठीक है? जैसे मैंने इधर कोलकाता सिलेक्ट कर लिया, फिर तुमको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट में। डाटा सेव हो गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या है? नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तुमको जो है डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? तो फर्स्ट तुमको क्या अपलोड करना पड़ेगा? फर्स्ट तुमको अपलोड करना पड़ेगा जो तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ठीक है? एंड उसके साथ हमारा जो है रियल टाइम फोटोग्राफ दोनों ही अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? इधर तुम क्लिक हियर टू अपलोड करोगे, ठीक है? क्लिक हियर टू अपलोड करोगे तो देखो तुमको 2 चीज़ क्या करना है, क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो, ठीक है? इधर तुमको कैप्चर फोटो करना है और इधर इसके साथ तुमको क्या है अपलोड फोटो करना है। 2 फोटो तुमको अपलोड करना पड़ेगा। एक लाइव फोटो जो तुमको अभी ड्यूरिंग द फॉर्म फिल अप तुमको कैप्चर करना पड़ेगा और दूसरा एक जो है अपलोडेड फोटो जो है पासपोर्ट फोटो होगा जो तुमको अपलोड करना पड़ेगा। 2 फोटो तुमको अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद तुमको क्या है अपना सिग्नेचर जो है सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? एकदम तुम जैसे नॉर्मल सिग्नेचर होता है ऐसे सिग्नेचर करोगे एक व्हाइट पेज में, फिर सिग्नेचर के बाद उसको स्कैन करके चाहे तुम जेपीईजी में हो या पीडीएफ में हो इधर अपलोड कर सकते हो, ठीक है? और इसके लिए स्पेसिफिक जो तुम्हारा है साइज भी बता दिया गया है कि किसके लिए कितना साइज जो है तुम्हारा लेना चाहिए, ठीक है? जैसे तुम्हारा अगर इमेज जो है, जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर का जो बॉक्स होगा उसका भी साइज़ बता दिया गया है। उसका जो लेंथ है वो 3.5 से और जो विड्थ है वो 1.5 होना चाहिए, ठीक है? जो इमेज है, इमेज का भी साइज़ तुमको बता दिया गया है जो 20 से 100 केबी के अंदर होना चाहिए। ऐसे लेफ्ट थंब नेक्स्ट तुमको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है अपलोड करना पड़ेगा। किसी भी तुम जो इंक पैड होता है, जो स्टैम्प के लिए नॉर्मली यूज़ किया जाता है, वहीं से अपना लेफ्ट थंब लेके उसको फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना के उसको तुमको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हो गया, फिर तुम्हारा बी फॉर्म फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का एंड थर्ड ईयर का मार्कशीट जो है अपलोड करना पड़ेगा। मैंने फोर्थ ईयर सिलेक्ट किया था तो फोर्थ ईयर सिलेक्ट किया था इसीलिए मुझे 3 इयर्स का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। जो थर्ड ईयर में हो उसके लिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का अपलोड करना पड़ेगा। तो ये जो फर्स्ट ईयर लिखा है तो फर्स्ट ईयर के अंदर तुमको क्या अपलोड करना पड़ेगा? जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर का जो मार्कशीट है वो बोथ साइड स्कैन करके पीडीएफ में अपलोड करना पड़ेगा इधर, ठीक है? सेकंड ईयर के लिए तुमको थर्ड सेम और फोर्थ सेम दोनों सेमेस्टर का मार्कशीट बोथ साइड स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? इधर क्लिक हियर टू अपलोड करोगे, फिर इधर से तुमको पहले से इसको पीडीएफ बना के रखना पड़ेगा, फिर इधर से तुम सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है? थर्ड ईयर का अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है पेमेंट मेथड है। मैंने उधर मेरा कैटेगरी ओबीसी सिलेक्ट किया था तो उस हिसाब से मुझे कितना अमाउंट पूछा गया है, अमाउंट बोला गया है 3500। अगर कोई एससी एसटी होगा तो उसके लिए 2500 है, ठीक है? पेमेंट मोड तुमको ऑनलाइन पे ही करना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ठीक से अपलोड करना पड़ेगा और इस डॉक्यूमेंट्स के लिए जो डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने एक पहला पेज में दिखाया था, ये फिर जो नोटिस है, ठीक है? इस नोटिस में भी देख सकते हो कि सारे डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा है कि डॉक्यूमेंट का साइज जो है कितना होना चाहिए, ठीक है? जो तुम अपलोड कर रहे हो, उसका साइज़ कितना होना चाहिए ये देखो। सिग्नेचर ये सॉरी ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का जो बॉक्स होगा इसका एकदम से मेंशन कर दिया गया है कि उस बॉक्स का डायमेंशन कितना होगा, ठीक है? 3.5 से 1.5 में बीच में होना चाहिए, ठीक है? और जो तुम्हारा सिग्नेचर है, सिग्ने देखो, ये जो फ़ोटो है, सिग्नेचर का जो फ़ोटो है, सिग्नेचर के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा 20 से 100 केबी के अंदर तुम्हारा जो है साइज़ उसका होना चाहिए, ठीक है? ये सारे इन्फॉर्मेशन इधर दिया गया है, ये नोटिस को एक बार पहले देख लेना, फिर देखो ये जो बॉक्स है, सिग्नेचर के लिए भी बॉक्स का सेम साइज़ होगा, तुम्हारा हाइट जो है उसमें 1.5 रहेगा, जो विड्थ है इसमें 3.5 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है? ये सिग्नेचर के लिए है और जो इसमें दिखाया था ये तुम्हारा थे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए थे। फोटो का भी सैंपल इधर दिया गया है, ठीक है? ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए है।
जिसका लेंथ जो तुम्हारा रहेगा वो लेंथ तुम्हारा कितना रहेगा 3.5 सेंटीमीटर रहेगा और विड्थ जो है 1.5 सेंटीमीटर रहेगा। क्लियर है? और जो फोटो का साइज होगा वो तुम्हारा मतलब जो टोटल फोटो का साइज होगा वो 20 से 100 केबी के बीच में ही होना चाहिए। क्लियर है? इधर देखो जो तुम्हारा सिग्नेचर बोला गया है सिग्नेचर लेस देन 80 केबी बोला है, ठीक है? 20 टू 100 केबी स्कैनिंग द सिग्नेचर, ओके। तो ये बॉक्स का साइज होना चाहिए और टोटल साइज इतना होना चाहिए और इसका जो स्कैनर है ये 200 डीपीआई तक इसका रेजोल्यूशन जो है होना चाहिए, ठीक है? तो अच्छे से इसका स्कैन करना पड़ेगा सिग्नेचर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुमको ठीक से अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? अगर डॉक्यूमेंट अपलोड में किसी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड में प्रॉब्लम होता है तो। फिर तुमको इधर ऑनलाइन ये मोड सिलेक्ट हुआ है पेमेंट मोड, तुमको डायरेक्ट जाके इधर एग्री पे क्लिक करना है, इधर ये जो कैप्चर है इस कैप्चर को फिल करना है, फिल करके सबमिट करना है, ठीक है? प्रीव्यू में तुम लोग एक बार देख सकते हो कि तुम्हारा सारे जो इन्फॉर्मेशन तुम लोग भरे होगे एप्लीकेशन फॉर्म में वो सही है कि गलत है, ठीक है? सबमिट करने से पहले प्रीव्यू में एक बार देख लेना, चेक करने के बाद इधर कैप्चर एंटर करना और सबमिट करना। सबमिट करते हुए ही तुम्हारा जो पेमेंट पेज है वो ओपन हो जाएगा। मैं अभी तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया हूँ, तो पेमेंट पेज में मेरा नहीं जाएगा, ठीक है? तो पेमेंट पेज में जब भी जाएगा उधर तुम्हारे को यूपीआई और कार्ड दोनों का ऑप्शन तुमको दिखेगा, नेट बैंकिंग का भी शायद दिखेगा। तो किसी भी एक मेथड तुम सिलेक्ट करके जो फीस है एप्लीकेशन फीस है उसको पेमेंट कर देना और फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, ठीक है? पेमेंट होते हुए ही फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, ठीक है? और एक बार सबमिट हो गया तो तुम अभी इसको और अगर कोई गलती हो भी गया है तो उसको एडिट कर नहीं सकते हो। जब इसका एडिट विंडो ओपन होगा, अगर कोई गलती कर भी दिया है तो याद रखना कि एडिट विंडो जो है वो हमारा कब ओपन हो रहा है, एडिट विंडो का डेट लिखा है कि फर्स्ट एडिट विंडो हमारा ओपन हो रहा है 16 जनवरी को, ठीक है? 16 जनवरी को एडिट विंडो ओपन होगा जिसमें जाके तुम कोई भी डिटेल्स जो है एडिट कर सकते हो, ठीक है? तो क्लियर है? पूरा जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है एकदम टोटल जीपैट की इन्फॉर्मेशन से लेकर पूरा फॉर्म फिलअप का प्रोसेस जो है आई होप तुम सबको क्लियर हुआ है। तो एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले जरूर इस वीडियो को अच्छे से देखना, फिर जाके जो है तुम्हारा एग्जाम फॉर्म जो है फिल करना। अगर किसी का कोई डाउट होगा तो उसको पहले क्लियर करना, फिर जाके तुम्हारा फॉर्म जो है फिल करना, ठीक है? और कैटेगरी में मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि कैटेगरी फिल करने से पहले अच्छे से ध्यान रखना कि वो दोबारा एडिट का कैटेगरी का ऑप्शन शायद नहीं होगा या फिर होगा भी तो उसमें पेमेंट अलग से करना पड़ेगा। तो ये अच्छे से ध्यान रख के अपना फॉर्म को फिल करना है, ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर इस चैनल में तुम पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है? क्योंकि सब लोग को इस को पता होना चाहिए कि फॉर्म फिल करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है? तो थैंक यू एवरीवन।